Welcome to Mulakat on Mic. कुंडली से सब कुछ पता लग सकता है। मतलब क्या नंबर लिखने से करोड़पति बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एचएम और आप देख रहे हैं मुलाकात ऑन माइक, जहां हर बार होती है एक नई मुलाकात नए सवाल के साथ। आज है हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर कार्तिकेय जी। नमस्कार। नमस्कार। आज की मुलाकात कुछ खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुंडली की। क्या यह सच में हमारे भविष्य की चाबी होती है? बिल्कुल निश्चित रूप से कुंडली आपके भविष्य की चाबी होती है। ना सिर्फ ये कि कुंडली से आप आने वाले भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं, बल्कि काफ़ी हद तक उससे प्रिकॉशन भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली आपके लिए ऐसी होती है जैसे आपको एक जीपीएस ट्रैक मिल गया हो। आपको पता है कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, इतनी देर में आप पहुँच जाओगे, इस डायरेक्शन में आप काम करते हो, इस स्पीड से अगर आप चलते हो तो डेफिनेटली आप एक डायरेक्शन में या एक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। उसके साथ साथ कुंडली में जैसे जीपीएस में होता है कि आपको पता लग जाता है कि आगे ट्रैफिक जैम है, रोड ब्रेकेज है, टोल है। वैसे कुंडली में भी पता लग जाता है कि आपके आगे आने वाले जिस स्पीड से आप चल रहे हो, जिस डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है, वहाँ पर क्या क्या हर्डल्स आएंगे, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, वो सब चीज़ें पता लग जाती है कुंडली से। तो हाँ, कुंडली आपके भविष्य की चाबी है। कुंडली से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो। जैसे कि पहले तो सभी लोग कुंडली वगैरह में विश्वास रखते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सी चीज़ें और नई आ चुकी है। जैसे न्यूमरोलॉजी आ चुकी है या ऐसी बहुत सी चीज़ें आ गई आजकल। कुछ एक कर्मा चार्ट भी सुनने को मिल रहा है। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब ऐसा नहीं है कि ये सब अभी आई हैं, ये सब बहुत स्टार्टिंग से चल रही हैं। इन सभी चीज़ों को सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर कौड़ी प्रिडिक्शन, पेंडुलम डाउजिंग से, आकाशिक रिकॉर्ड से, आपकी जैसे पामिस्ट्री से, फेस रीडिंग से, सिग्नेचर साइंस से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कई सारी विधाएं हैं। भृगु नंदी नाड़ी है, और केपी एस्ट्रोलॉजी है, पराशर है, ये कई सारी हैं, जैसे लाल किताब हो गई। तो ये कई सारी विधाएं हैं एक ही चीज़ को जानने की। तो इनमें से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि सबसे बेस्ट क्या चीज़ है, अलग अलग जगह मतलब अपने आप को भटक के आए हैं, कभी हम न्यूमरोलॉजी पे जा रहे हैं, कभी किस पे जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट हम इसमें किसको मानेंगे? क्या चीज़ बेस्ट है? मेरे देखे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बेस्ट ना हो। सामने वाला पर्सन आपको कैसा मिलता है उससे बात होती है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। हमारी प्रॉब्लम पता लग जाए, वो प्लैनेट की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है या सो एंड सो नंबर की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो सॉल्यूशन मिल जाए। हम एक नॉर्मल लेमैन को वो पर्पस सॉल्व करना है। अब वो पर्पस सॉल्व कौन करता है, चाहे वो हाथ देख कर करे, चाहे वो कुंडली देख कर करे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से करे, चाहे वो कैसे भी करे, बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब अगर कुंडली के सॉल्यूशन देखे जाए तो अलग सॉल्यूशंस निकलते हैं। न्यूमरोलॉजी के सॉल्यूशंस हैं वो सिर्फ नंबर्स हाथ पे लिख लीजिए, ये वाला नंबर ले लीजिए, इस नंबर को इस दिशा में ये पिक्चर लगा दीजिए, मतलब इस तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी अगर कहते हैं तो वो नंबर्स दे देते हैं, भी ये वाला नंबर आप अपने हाथ पे लिखिए, ये लकी नंबर है। आजकल एक वीडियो चल रही है, गरीब आदमी करोड़पति बन जाता है। मतलब क्या नंबर लिखने से करोड़पति बन जाएंगे हम? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सब वायरल होने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। जो भी बोलता है कि भाई नंबर लेकर आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जीवन में कोई एक पर्टिकुलर नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मिसिंग होता है। अगर आप उसको लिख लेते हो तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है अपने जीवन काल में। पर अगर आप बिल्कुल ही उस पर रिलाय हो जाओ कि भाई आप वो नंबर लिखकर करोड़पति हो जाओगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन्हीं सिचुएशंस के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इन सब में से बेस्ट क्या है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? मैं फिर वही बात बोलना चाहूँगा कि विश्वास आप सिर्फ एक चीज़ पर करो, वो है एस्ट्रोलॉजी। और उस पर भी विश्वास मत करो। जितने सवाल हो सके उतने एस्ट्रोलॉजर से पूछो, जितने साइंटिफिकली वो आपको आंसर कर पाएगा। जो उपाय सामने वाला पर्सन आपको बताए उसके पीछे राज जानने की कोशिश करो कि ये क्यों बताया गया है। तब आपको समझ में आएगा कि ये विश्वास करने वाली चीज़ नहीं है, ये करने वाली चीज़ है। जैसे एस्ट्रोलॉजी की आप बात करो, एस्ट्रोलॉजी जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है, 4 या 5 दिन बाद हम उनका नामांकन करते हैं, और वो भी हम कुंडली देख के करते हैं। और वो जब हम कुंडली देख के नामांकन करते हैं, उसके अंदर भी जब उसके अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं तो 5-7 अल्फ़ाबेट्स एस्ट्रोलॉजर हमारे को देते हैं। लेकिन जब कुंडली देख के हम नाम रख रहे हैं तो एक अल्फ़ाबेट्स भी सफिशिएंट है। वो 4 अल्फ़ाबेट्स अलग अलग देना, उसका क्या महत्व है? ना तो आज तक किसी पेरेंट्स ने आज तक पूछा भी आपने 4 नाम क्यों दिए,
4 अक्षर क्यों दिए, उसका क्या महत्व रहता है कि वो 4 अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स वो हमारे को देते हैं नाम रखने के लिए। आपने पूछा कि कुंडली के अंदर जो अक्षर आते हैं, जो व्यक्ति जब पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर जो अक्षर आते हैं उसके पीछे क्या कारण है। आप मान लीजिए कि यूएसए में रह रहे हो, छोड़ो, आप इंडिया में रह रहे हो। इंडिया में कहाँ पर रह रहे हो? हरियाणा में रह रहे हो। हरियाणा में कहाँ पर रह रहे हो? हिसार में रह रहे हो। हिसार में कहाँ रह रहे हो? एक पर्टिकुलर मोहल्ला है उसके अंदर रह रहे हो, और उसके अंदर भी एक घर है उसमें, और उसमें भी एक कमरा है उसमें, और उस कमरे में भी एक लोकेशन है, वहाँ आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। यही बात है, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, ये कह लो। वैसे ही जो ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब स्टिल नहीं है, ये एक जगह रुके हुए नहीं है, ये सब मूवेबल है। कैसे पता लगे कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है? उसके लिए हमने हर एक दिशा को, या फिर यूं समझो कि पूरे आकाश को डिवाइड कर दिया 360 से, 12 से डिवाइड कर दिया। तो जब वो स्फेयर, एक जो गोल आकृति होती है, उसका पूरा जब सरफेस एरिया निकाला जाता है तो स्फेयर बोला जाता है। तो जब उस 360 डिग्री के स्फेयर को हमने 12 से डिवाइड किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक स्फेयर आया 30 डिग्री का, एक इलाका आया 30 डिग्री का, एक एरिया आ गया। अब वो एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे शनि को वो एक 30 डिग्री का इलाका कवर करने के लिए 2.5 साल लगते हैं। पृथ्वी को, हाँ, पृथ्वी को वो इलाका 30 डिग्री का कवर करने के लिए, सॉरी 360 डिग्री का कवर करने के लिए 1 साल लग रहा है। चंद्रमा को वो 30 डिग्री कवर करने के लिए यूँ समझो आप कि 2.5 दिन या 2.25 दिन लग रहे हैं। वैसे ही राहु केतु को 1.5 साल लग रहा है। अब वो उस प्लैनेट की डिस्टेंस पर डिपेंड होगी ना बात, सूर्य से कितना दूर है वो। वैसे ही वो डिग्री तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया 2.25 नक्षत्र में, कि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र, वो जो 30 डिग्री है वो एक राशि है आपकी, उसको 2.25 काउंट उसको फिर हम फर्दर उसको डिवाइड करते हैं, तो वो आते हैं नक्षत्र के अंदर। जब पूरे के पूरे जब नक्षत्र चेक होते हैं तो 27 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पूषा, आश्लेषा, इस तरीके से 27 है पूरे। अब एक नक्षत्र कितना का हुआ? 13.5 या 13.20 का, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट का। अब वो 13 डिग्री 20 मिनट भी बहुत बड़ा है। एक आप यूं मान के चलो ना कि मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा 1 डिग्री का। कि अगर आप, मैं और आप साथ में चलते हैं और हल्का सा डायरेक्शन इधर कर लेते हैं कि आप इस डायरेक्शन में चलो, मैं उस डायरेक्शन में चलूँ, तो चलते चलते एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा कि हमारे बीच में बहुत बड़ा फासला हो जाएगा। और वो किस पर डिपेंड करता है कि आपकी आकाश कितना बड़ा है। अगर हमारी कोई सीमा ही नहीं है आगे जाने की, तो हम 1 डिग्री पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आएंगे। उसको फिर डिवाइड किया गया, उसको फिर 4 चरण में डिवाइड किया गया। वो कैसे है कि एक नक्षत्र फिर 4 चरण में डिवाइडेड है, यहाँ से फिर फर्दर डिवाइड नहीं किया गया। अब चंद्रमा मान लो कि मेष राशि में है, मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र में है, अश्वनी नक्षत्र में दूसरे चरण में है। वो जो चरण है वो पर्टिकुलर उसका शब्द होगा। उदाहरण के तौर पर का, के, कु, की, ये 4 अक्षर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जितने भी स्वर व्यंजन हैं वो सारे के सारे नक्षत्रों के शब्द हैं। ये देवनागरी लिपि जो बताई गई है भारत में, संस्कृत जो लिपि बताई गई, देवनागरी जो लिपि बताई गई, वो इसी कारण से बताई गई कि वो नक्षत्रों के ध्वनियाँ हैं, उस नक्षत्र के उस पर्टिकुलर चरण की ध्वनि है। अब जब वो उस पर्टिकुलर नक्षत्र के उस चरण की ध्वनि है, उस ध्वनि में बच्चा पैदा हुआ है, जब वो बच्चा उस ध्वनि को लेकर पैदा हुआ है, तो वो बच्चा उस ध्वनि को अगर बार बार सुनेगा तो अपने ओरिजिनल सोर्स से बहुत जल्दी कोरिलेट कर पाएगा। जिस समय वो पैदा हुआ उस समय जो नक्षत्र चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस समय पर, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन को बल देता है, चंद्रमा हमारी बुद्धि को स्ट्रांग करता है, चंद्रमा हमारे विचारों को मजबूत करता है। अब मान लो कि आप बाहर रह रहे हो, विदेश में, यूरोप में रह रहे हो, और वहाँ पर कोई अगर आपको इंडिया का पर्सन मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। वहाँ पर अगर आपको कोई इंडिया का पर्सन या हिसार का ही पर्सन मिल जाए और आपको आपके नाम से बोल दे तो कितनी खुशी होगी आपको, होगी ना, पता लगेगा वो चीज़ की यार, उससे अलग वाइब कनेक्ट होगी। सेम उसी तरीके से जब
जो बच्चा पैदा होता है उस नक्षत्र का चरण का अक्षर जब हम उस बच्चे को नाम देते हैं, जैसे मेरे को बोलते हैं कार्तिकेय, तो का मेरा शब्द है। अब का कार्तिकेय जब मैं सुनूंगा बार बार तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, मेरे दिमाग को बल मिलेगा, मेरे विचारों को बल मिलेगा, मेरे आत्मविश्वास को बल मिलेगा। चंद्रमा ये सब चीज़ों का कारक होता है, इसलिए इन चीज़ों को बल मिलेगा, समझे। वैसे ही सूर्य होता है कि आपका सूर्य बुद्धि का कारक है, आपका सूर्य विश्वास का कारक है, आपका सूर्य देह का कारक है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बट हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक चीज़ों में चंद्रमा को ज़्यादा महत्ता दी गई है कि नक्षत्र का स्वामी अगर होगा तो चंद्रमा से होगा, कि अगर आपकी विंशोत्तरी महादशा निकाल रहे हैं तो चंद्रमा से निकाल रहे हैं, कि उसकी मनोस्थिति पता लग सके। तो जब ये सारी चीज़ें का कारण है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली देखकर उस पर्टिकुलर बच्चे का नामकरण करते हैं उस शब्द से। तो उसमें भी कई शब्द आते हैं। चरण एक ही होता है, पर आपने बोला कि मेरे को का से अच्छा नहीं लगा, तो चल भैया के से रख ले। नहीं, जैसे वही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक चरण में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, चारों चरण के अलग अलग शब्द हैं। अब आप समझने की कोशिश करना कि आप यूरोप में रह रहे हो, हिसार का कोई पर्सन है, उससे आपकी ज़्यादा नज़दीकी होगी, चल छोड़। हरियाणा का कोई पर्सन है तो उससे ज़्यादा होगी, चले हरियाणा का नहीं है, दिल्ली से है तो कोई ज़्यादा होगी, मतलब कंपैरेटिव टू कि यूरोपियन। इसी का अगर इंडिया का हुआ तो मतलब ये वो हो जाएगी। तो वैसे ही चारों ऑप्शंस में से चंद्रमा जिस चरण में है वो बेस्ट है। जैसे मेरा का में है तो का बेस्ट है मेरे लिए। अब मैं का से नहीं रखता, मैं रख लेता हूँ के से, मैं रख लेता हूँ कू से, मैं रख लेता हूँ को से। तो ये भी ठीक है कि भाई आप एटलीस्ट इंडिया से तो हो, उस नक्षत्र से तो बिलोंग कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चरण में नहीं जा रहे पर उस नक्षत्र में तो बिलोंग कर रहे हो। पर बहुत अच्छा ये है कि आप उस पर्टिकुलर शब्द से ही रखो जो आपको ब्राह्मण या कोई भी पंडित सजेस्ट करता है, वो सिर्फ एक वर्ड होगा। तो कई बार जैसे ये तो क कु क आ गया, जैसे का आ गया, मतलब कई बार अल्फाबेट्स अलग भी आ जाता है। हाँ आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो एक्चुअली मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था, मतलब उन्होंने 4 नंबर दिए। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि आप अपने बच्चे के अंदर क्या चीज़ चाहते हो, भी वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग रहे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहे, या मतलब किस तरीके से रहे। ये अल्फ़ाबेट्स उसके अकॉर्डिंग है भाई। अगर आप चाहते हो कि वो उसको मेंटली पीस मिलता रहे तो आप इस नाम से नाम रख लीजिए। अगर वो चरण चंद्रमा का हुआ तो मेंटल पीस है। अगर उसका लगन का चरण हुआ, मतलब क्योंकि सिर्फ चंद्रमा ही थोड़ी ट्रैवल कर रहा है, सूर्य भी ट्रैवल कर रहा है, मंगल भी कर रहा है, लगन भी ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अगर वो लगन का चरण हुआ तो उसके शारीरिक बल मिलेगा उसको। अगर उसके 11वें स्थान का मतलब 11th हाउस का चरण हुआ, वो केपी के अंदर, वो बहुत डीप स्टडी के अंदर पता लगता है, ऐसे नॉर्मली वो बात समझ भी नहीं आएगी। वो कस्प की बात हो जाती है कि जैसे वो 30 डिग्री का हमने डिवाइड किया था राशि को, वैसे ही हाउस को भी डिवाइड करते हैं। और जब हाउस को डिवाइड करते हैं तो 11th हाउस का कस्प का नक्षत्र लॉर्ड जिस चरण में बैठा हो, उस चरण का अगर हम शब्द रखते हैं तो उस पर्सन को हमेशा लाभ होता है। तो अपने को जब किसी भी बच्चे का नामकरण रखना चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग सिर्फ चंद्रमा से रिलेटेड रखना चाहिए, या ये चीज़ मैं डिसाइड करनी चाहिए कि हम बच्चे का फ्यूचर किस तरीके से चाह रहे हैं, कि मेंटली पीस हो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, किस तरीके से। देखो, हमेशा चंद्रमा से ही डिसाइड करना चाहिए। जो वैदिक काल में चीज़ें कह दी गई हैं हम उसको ना ही चेंज करें। अभी इतनी बुद्धि लोगों में नहीं है कि उसको अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। बट हाँ, अगर आपके अंदर इतनी बुद्धि है तो आप लगन, चंद्रमा और 11th हाउस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर वो शब्द या निकाल सकते हो, या वो पर्टिकुलर जैसे HM है आपका नाम है, जैसे मेरा नाम कार्तिक है तो कार ती के, ये 3 अलग अलग शब्द हैं। तो वो तीनों अलग अलग शब्द अगर आप निकाल सकते हो तीनों से, तो फिर आप यूज़ करके देखो, उसका आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ। अच्छा, तीनों को मिला के अगर हम कोई नेम बनाते हैं। बट उसका फिर कोई औचित्य नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम कार्तिक है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कृतिकाओं के द्वारा पाला गया। पौराणिक अर्थ होता है कि भगवान शिव का बड़ा पुत्र। और इसका एक पर्टिकुलर सार मुझे अपने जीवन में देखने को मिलता है कि भाई कार्तिकेय जैसा है वैसे ही मेरी दिनचर्या रहती है, वैसे ही मेरा स्वभाव रहता है, वैसे ही मेरी ऊर्जा रहती है।
पर वो अगर अलग अलग शब्दों से आप कर लेते हो और उसका अगर कोई मतलब नहीं बनता, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मीनिंगफुल है, तो आप फिर डायरेक्शन लेस रहोगे। ये चीज़ होती है। जैसे कि अभी आपने बताया कि नामकरण ऐसे किया जाता है, ऐसे ही एक चीज़ और बताइए, मान लो सपोज करो एक ही समय पर एक ही टाइम पे, मतलब सेकंड्स का भी अगर फ़र्क मानते हैं कि फ़र्क नहीं आता, तो दो बच्चों का जन्म होता है, तो क्या उनका भविष्य सेम रहेगा? इस चीज़ पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट बातें होती रहती हैं। ये रिसर्च बेस्ड टॉपिक हैं जो आप छेड़ रहे हो, कि अगर मान लीजिए कि जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, वैसे तो कुछ सेकंड्स का फ़र्क आता ही आता है, बल्कि कुछ मिनट्स का भी फ़र्क आता नहीं वो तो चलो, अगर जुड़वा हो गया, चलो कई बार क्या होता है कि मतलब सेम टाइम पे हाँ हो जाता है। जन्म स्थान अलग हो जाते हैं, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से अगर इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इतना ज़्यादा का मतलब होता है कि 30-40 किलोमीटर का फ़र्क है, तो उसका मिनट्स में चेंज हो जाएगा। भाई जैसे आसाम के अंदर सूर्य उगता है पहले, गुजरात में सूर्य उगता है लास्ट में, समझ गए, ईस्ट से वेस्ट तक ट्रेवल करता है ना, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फ़र्क होता चला जाता है, वो कैलकुलेट होता है, उसके बाद उनकी कुंडली में बहुत माइनर फ़र्क आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को दोनों का भविष्य एक जैसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। भविष्य जो हम देखते हैं कुंडली से, वो 4 चीज़ों से देखते हैं। पहली तो कुंडली से, कि इन दोनों की कुंडली अगर सेम है, बहुत ही माइनर फ़र्क है, तो चलो मान लिया कि इनका हो सकता है कि ये संभावनाएं घटित हों। दूसरा होता है देश, तीसरा होता है काल, चौथा होता है परिस्थिति। ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, आप सामने वाले जातक का भविष्य डिसाइड कर लो। अब आपने कुंडली तो देख ली कि कुंडली से तो भाई दोनों की कुंडली मैच कर रही है, पर किन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ है, उनके पिता का रवैया बच्चों के प्रति कैसा है, माता का रवैया कैसा है, एजुकेशन कैसी मिलेगी उनको, उनको संस्कार कैसे प्राप्त हो रहे हैं, दोस्त कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और उसके बाद उसको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, देश काल परिस्थिति। एक परिवार है जो बहुत ही ज़्यादा खुली सोच विचारधारा का है, और एक परिवार है जो बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण सोच विचारधारा का है। एक है कि नई नई चीज़ें ट्राई करो, बच्चे को मोटिवेट करता है, और एक है कि कुछ नहीं करना, जैसा ढर्रा चल रहा है वैसे ही चलने दो, वैसा कर रहा है। तो उसमें दोनों के बौद्धिक स्तर पर बहुत बड़ा फर्क आएगा, और जब वो बौद्धिक स्तर पर फर्क आना शुरू हो जाता है, तो कुंडली कैसे भी हो, एक व्यक्ति की सोच बनती है कि मैं रोज के 1,000 रुपये कमा लूँ, और एक की व्यक्ति की सोच बनती है कि मैं हर घंटे 10,000 रुपये कमाऊँ। कुंडलियाँ सेम है, भाग्य में जो है वो मिलेगा उनको, जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको वो मिलेगा, अगर सेम ही कुंडली है। पर सोच भी तो है, सोच ही अगर वो छोटी है, तो एक जिसका टारगेट 1,000 का है वो 1,000 का कवर कर लेगा, और एक जिसका टारगेट हर घंटे 10,000 रुपये का है वो कवर करेगा। तो जो कुंडली बनती है, नामकरण किया जाता है, कुछ भी कुंडली एक बच्चे की भविष्य बता चाबी बन जाती है, बता देती है, तो क्या इसमें कुछ पिछला कर्म भी इसमें महत्व रखता है इसमें? पिछला कर्म डेफिनेटली महत्व रखता है। पिछला तो कर्म उसके अकॉर्डिंग भी कुंडली में मतलब चेंजेस? कि पिछला कर्म डेफिनेटली मैटर करता है। कैसे करता है, कि आपकी दशा क्या चल रही है। आपकी कुंडली के अंदर बड़े बड़े राजयोग हैं, बहुत बढ़िया बात है। व्यक्ति बूढ़ा हो गया, अब उसका राजयोग एक्टिवेट हो रहा है, क्या कर लेगा? ये डिपेंड करता है उसके पिछले कर्मों पर, कि हम कैलकुलेशंस के साथ उस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली तो सुधार सकते हैं, कि भाई आज से 9 महीने बाद इसके ये ग्रह बढ़िया आ रहे हैं ब्रह्मांड में, तो आज अगर हम गर्भ धारण संस्कार करते हैं, तो 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके ये ग्रह होंगे, बहुत बढ़िया। सारे राजयोग देख लिए, कोई ग्रहण नहीं लग रहा, सब कुछ सब बढ़िया चीज़ें करके देख ली, पता लग रहा है उसके पैदा होते ही राहु की महादशा शुरू हो गई। समझ गए? लेकिन जब हमने देखा था तब तो उसके अकॉर्डिंग तो महादशा आप चेक नहीं कर सकते, पहले बच्चा पैदा होने से पहले महादशा चेक नहीं कर सकते उसको। जैसे होता है ना कि अगर परमात्मा ने तुम्हें फंसाना है और बच्चे को वो सब चीज़ें देनी है, मतलब प्रताड़नाएं देनी है, तो वो दे देगा। कि आपने साल डिसाइड कर लिया, जुपिटर के गोचर से आपने साल डिसाइड कर लिया कि आपको जुपिटर उच्च का, जैसे अभी चल रहा है उच्च का, तो आपने अभी बच्चा पैदा कर लिया, बहुत बढ़िया, जुपिटर से तो बच गए आप। फिर सूर्य का, कि सूर्य नीच का ना मिल जाए, तो मैं मई के आसपास सूर्य उच्च का होता है, तो मैं वहाँ पर उस टाइम पर प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, आपने उस टाइम पर प्लान कर लिया। फिर अगला गोचर आ जाएगा चंद्रमा का, 2.25 दिन का, कि डॉक्टर को आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को इस तारीख से लेकर
डॉक्टर को आप ये बोल सकते हो कि मेरे को इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, मतलब 2-3 दिन में बच्चा चाहिए, तो आप ऑपरेशन से करवा सकते हो। टाइम भी बता सकते हो, डॉक्टर आपको टाइम भी बता देगा, पर इतना पर्टिकुलर नहीं जा सकता डॉक्टर भी कि आप बिल्कुल इसी मिनट पर डिलीवरी करो। वो चीज़ डिसाइड करती है आपकी विंशोत्तरी महादशा, और जब विंशोत्तरी महादशा डिसाइड होती है तो फिर उसके बाद उसके लाइफ के सारे प्रोसेस सिलेक्ट हो जाते हैं कि पहले पता लग रहा है कुंडली से कि इस बच्चे के कुंडली में करोड़पति होने के, आजकल के दौर के हिसाब से गृहस्थी के सुख के, करोड़पति होने के, एक आईएएस ऑफिसर बनने के योग बनते हैं, बढ़िया जी बनते, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी बात आती है दशा, कि दशा से पता लगता है कि क्या ये उसको टाइम पर चीज़ें मिलेंगी। मान लो कि आपको करोड़पति होने के आपके योग थे, आपको वो योग पैदा होते ही मिल गया, अब क्या कर लोगे आप? आपने स्टार्टिंग के 10 साल तो खाने पीने में, सारी चीज़ें सीखने में लगा दिए, और 5 साल आप लगा दोगे, इतने वो योग गायब हो गया, अब क्या कर लोगे? वो टाइम भी तो डिसाइड करता है ना कि करोड़पति होने का दौर मेरा 18 से शुरू हो जाए। वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कैलकुलेट हो सकता है पर उस पे पैदा होने के बाद ही होगा। वो पैदा होने के बाद ही होगा, उसमें फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ। तो आजकल जैसे मतलब डिलीवरी के टाइम बहुत से लोग ना डॉक्टर्स के पास जाके मतलब पहले पंडित जी को या आचार्य जी को दिखा देते हैं कि हमें बच्चा कंसीव करना है या वो कब बर्थ होना चाहिए उसका, तो उसके अकॉर्डिंग डेट टाइम फिक्स करने के बाद ही अपनी डिलीवरी करवाते हैं। बिल्कुल, ये कैलकुलेटेड प्रोसेस होता है। जैसे आपने मुझे कल बोला कि पॉडकास्ट करना है, मैं आज इतने बजे यहाँ पर आ गया, और मैं यहाँ से गुजर रहा होता, कैलकुलेटेड प्रोसेस अगर नहीं होता तो मैं यहाँ से गुजर रहा होता, फिर आप पूछते कि पॉडकास्ट कर लोगे, मैं बोलता जी मैं कर लूँगा, बैठ जाओ। क्या पता मेरे कपड़े ठीक ना होते, क्या पता मैं प्रिपेयर्ड ना होता, क्या पता कैमरामैन अवेलेबल ना होते, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे सूत्र बिठाने पड़ते हैं एक साथ। प्री प्लानिंग होती है, तो आपके अकॉर्डिंग हमें वो प्री प्लानिंग करने के बाद करना चाहिए। वो समझ है आपकी, वो समझ है, आप निश्चित रूप से कर सकते हो। भाई एक संतान आप पैदा कर रहे हो, अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हो ना कि कष्ट कम से कम मिले, अपनी तरफ से तो कर सकते हो। और वहीं अगर आप प्लान ना करो, अंधाधुन फायरिंग कर लो, तो फिर ग्रहण पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, दिवाली पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, अमावस पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो फिर उनका सारे जीवन आपने एक तो फाइनल कर दिया कि इनका चंद्रमा या सूर्य तो डिस्टर्ब्ड है ही है, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। तो इनका ट्रीटमेंट तो बाद में हो सकता फिर आप करते रहो ट्रीटमेंट, फिर आप करते वो लाइफ टाइम करते रहो, पर उससे तो अच्छा ही है ना कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, वो मानसिक रूप से इतना बली पैदा हो, इस चीज़ पर फोकस किया जा सकता है। तो अगर हम ये कहना चाहें कि हमें प्री प्लानिंग करके ही अपने मतलब प्रेगनेंसी भी और उसके बाद बच्चे का जो टाइम पीरियड बर्थ का है वो भी प्री प्लान करके चले तो ज़्यादा बेटर है बच्चे के भविष्य। ये देखो कि पहले जब शादियाँ हुआ करती थी तो शादियाँ प्लानिंग के साथ हुआ करती थी। आज की शादी ज़्यादा प्लानिंग के हिसाब से होती है पहले की शादी? अब व्यक्ति सोचता है कि यार पहले मैं जॉब कर लूँ, जॉब में सेटल हो जाऊँ, मेरा खुद की गाड़ी हो जाए, मेरा खुद का घर हो जाए, ये सब चीज़ें सोचता है व्यक्ति, उसके बाद शादी करता है। इतनी प्लानिंग वो शादी के लिए कर रहा है, बच्चे के लिए नहीं कर सकता। जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जब ये सारी कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं, तो अगर हम कहना चाहें तो जो कुंडली है वो हमारे को लेके बचपन से लेके व्यक्ति का जब तक जीवन है उसके हर एक पल को वो हमारे को पहले से गाइड कर देता है उन चीज़ के लिए। तो इसके अंदर जैसे अभी आपने एजुकेशन की बात करी, उस एजुकेशन के अंदर क्या है, देखो पेरेंट्स आज की डेट में बच्चे का नामकरण कुंडली देख के करते हैं, विवाह कर रहे हैं वो कुंडली देख के कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे हो कि अगर हमने कंसीव करना है या बच्चा पैदा करना है या कोई भी डेट वो भी हमें कुंडली के अकॉर्डिंग करनी। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो बच्चे का भविष्य है, करियर है, उसके लिए पेरेंट्स उनके ऊपर आजकल कह देते हैं कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, मेरे को वकील बनाना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनाना है। तो क्या ये सब चीज़ें भी हमें कुंडली देख के ही डिसाइड कर लेनी चाहिए? ज़्यादा बेटर नहीं है? कुंडली देखकर ये पता लग सकता है कि ये पर्सन किस तरह की बुद्धि का व्यक्ति है। आप मान लो कि वो पर्सन बहुत ट्रैवलिंग पसंद करता है, उसको फंसा दो अब जॉब में, अब वो खुश तो नहीं रहेगा, पैसे कमा लेगा, खुश तो नहीं रहेगा। 9 to 6 की आप जॉब में उसको डाल दो, दिल्ली एनसीआर में बहुत लोग कर रहे हैं, एक तरफ से चले गए वो एमएनसी में, पर क्या वो खुश हैं? लोन में वो दबे हुए हैं, फैमिली से दूर हो गए, सब चीज़ें हैं, पर मानसिक शांति नहीं है। फिर वो भागते हैं नशों की तरफ, फिर वो भागते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। उसका मूल स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है उसका, कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है।
कई लोग आजकल ट्रैवलर्स बन रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, कई लोग आजकल फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कई लोग आजकल ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं कि भाई रिमोट जॉब है उनकी, तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो वो कुंडली से पता लग सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का नेचर क्या है, फिर ये इस तरह का काम उसको सूट करेगा भी या नहीं करेगा, वो सब चीज़ें पता लग सकती हैं। तो वो चीज़ें पता लगनी चाहिए। उसके बाद बच्चे का अगर भविष्य हम डिसाइड करते हैं तो ना सिर्फ वो अच्छे पैसे कमाएगा बल्कि मानसिक रूप से खुश भी रहेगा, सुखी भी रहेगा और आपको एटलीस्ट दुआ तो देता रहेगा, माता पिता को। तो मतलब अगर हम ये कहें कि बच्चों के पेरेंट्स को अगर उन्होंने अपने बच्चे का कैरियर डिसाइड करना है तो वो भी कुंडली को देख के करेंगे तो उनको गाइडेंस ज़्यादा मिलेगी कि हमारा बच्चा किस चीज़ में आगे सफलता जल्दी प्राप्त करेगा। हाँ, जल्दी भी प्राप्त करेगा। भाई मतलब हमारे को गाइडेंस मिल गई कि अगर हम इसको इस फील्ड में डालते हैं तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें डालते तो उसको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, यही कह सकते हैं हम। ये चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। ये चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे पसंद है एस्ट्रोलॉजी करना, मुझे पसंद है योग करना, मैं भी सीख सकता हूँ वैसे कुंडली अगर सीखना चाहूँ तो। बिल्कुल आप सीख सकते हैं और मैं चला जाऊँ उसमें। कुंडली डिसाइड करती है कि मतलब बता सकते हैं कि हमें कुंडली सीखनी चाहिए। हाँ मतलब बिल्कुल astrologer बिल्कुल। बनना चाहिए या कुंडली के अंदर कुछ जैसे 8th हाउस होता है, 11th हाउस होता है, 2nd हाउस होता है, इसके कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण से आपको पता लग सकता है कि ये व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर जाता है तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीज़ होती है। वो बिल्कुल कुंडली से सब कुछ पता लग सकता है। सामने वाला पर्सन पूछने वाला सही होना चाहिए और जो आप जिससे आप पूछ रहे हो वो सही होना चाहिए। गुरु सही मिलना चाहिए जो हमें गाइडेंस अच्छी दे पाए। तो ये थी हमारी आज की कुंडली पे चर्चा। तो आचार्य जी आपका मुलाकात ऑन माइक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात आचार्य कार्तिकेय जी से। तो आपके पास भी कोई कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है या आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आचार्य कार्तिकेय जी के द्वारा दिया जाएगा।